तो ये थोड़ा चेंज हुआ है, अब लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर इस बार इलेक्शन जब होते हैं तो बीजेपी को कोई साथी नहीं मिलेगा। अगर फ्रैक्चर्ड भी आती है तो बीजेपी के साथ कोई नहीं रहेगा। कि आपको लगता है कि नहीं फिर से अंतोगत्वा बीजेपी के साथ कोई ना कोई फैक्शन आ सकता है? और ओवरऑल कश्मीर इलेक्शन के ऊपर अजीत भाई। पहला चीज तो ये मैं बताना चाहता हूं अपने दर्शक को कि राम माधव का जो रिटर्न हुआ है वो संघ के कहने पर हुआ है, क्योंकि बीजेपी से तो वो बाहर चले गए थे। तो एक तरह से जब से 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी का नंबर्स गिर गया, और आप देख ही रहे हैं कि हर कानून को वो इनिशिएट करती है और पार्लियामेंट में 2 दिन बाद वापस ले लेती है। तो बीजेपी का जो ये वीक एरा आया है नया वाला, माने 2014-2019 से बिल्कुल विपरीत, तो उसका भी एक ये है कि राम माधव को वापस लिया गया है, क्योंकि संघ की जो एक्टिविटी है जम्मू में वो काफी हद तक है। बीजेपी हो सकता है अच्छा नहीं करे, पर संघ का कुछ जम्मू में स्पेशली कुछ इलाके में उनका काफी प्रेजेंस है। तो एक मैं किसी से बात कर रहा था कल, वो एक्सपर्ट है जम्मू कश्मीर पे, तो कह रहे थे कि करीब 28 से 30 सीट पे बीजेपी जम्मू में जो है वो एडवांटेजियस पोजीशन में है या जीतने के पोजीशन में है। हालांकि अभी तो चुनाव अनाउंस ही हुआ है, अभी तो कैंडिडेट वगैरह वगैरह करना है, कैंपेन करना है, पर उनका जो कहना था कि जम्मू में, बट कश्मीर वैली में तो बीजेपी का जीरो है, कुछ प्रेजेंस ही नहीं है। अब रहा दूसरा साइड, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी जम्मू कश्मीर में जो असेसमेंट है दिल्ली से, और इसमें जलील साहब यदि हम लोगों को बताएं और जो बाकी दूसरे स्पीकर थे, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी आज है जम्मू एंड कश्मीर में। हालांकि उमर अब्दुल्ला लोकसभा में चुनाव हार चुके थे और नए नए प्लेयर्स रोज आ रहे हैं कश्मीर में, बट जनरली नेशनल कॉन्फ्रेंस माना जाता है कि रूरल एरियाज में, आज से नहीं पहले भी रूरल एरियाज में उनका ऑर्गेनाइजेशनल प्रेजेंस काफी था। कांग्रेस जो है वो अर्बन एरियाज में ज्यादा स्ट्रांग था। तो ये जो अलायंस है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच, कह सकते हैं एक तरह से नेचुरल अलायंस है, वो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अभी जो है दोनों का पोजीशन, अभी मैनिफेस्टो निकला है कल नेशनल कॉन्फ्रेंस का, तो वो आर्टिकल 370 के खिलाफ ये जो बीजेपी का जो भी इनिशिएटिव है और स्टेटहुड की बात कर रहे हैं कि भाई स्टेटहुड आना चाहिए, कांग्रेस भी इससे सहमत है। तो एक आइडियोलॉजिकल पोजीशनिंग भी दोनों पार्टी की ऐसी है कि वो साथ हैं। ये बहुत अच्छा होगा यदि पीडीपी भी इस अलायंस को ज्वाइन कर ले, क्योंकि जो आपने कहा, जो जलील साहब और शाहिद साहब ने भी कहा कि ये इंडिया अलायंस वर्सेस बीजेपी है ना, क्योंकि पूरा इंडिया अलायंस चाहती है कि स्टेटहुड रेस्टोर हो। यह बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि आप जो है स्टेटहुड हटा दिए हैं, और साथ ही साथ आर्टिकल 370 का जो इश्यू है वो वापस आना चाहिए, क्योंकि कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो आर्टिकल 370 से जुड़ा हुआ था। कश्मीर को हमेशा फ्रॉम द पॉइंट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एक स्पेशल स्टेटस मिला था, और कुछ लोग इसके खिलाफ भी थे, बट पॉइंट ये था कि वो उसके 370 से उसका आइडेंटिटी जुड़ा हुआ था। तो उसको जो बीजेपी खत्म की है, और उससे जो एक नेगेटिव पिक्चर आया है, कुछ भी ले लीजिए, रोज बीजेपी आपको कहानी सुनाएगी कि आप देखिए टूरिस्ट इतने बढ़ गए हैं, पहले 15-20 लाख होते थे, अब 1 करोड़ है। अरे सच्चाई तो ये है कि सारा टूरिस्ट जो बीजेपी गिनता है वो सारे जो हैं वो पिलग्रिम्स हैं, जो जम्मू जाते हैं, वैली जाते नहीं हैं, वो भी 2 पर्टिकुलर जो हिंदू साइट्स है वहां जाते हैं। पहले वो अलग से गिनते थे, पहले टूरिस्ट का अलग से गिनती होता था और पिलग्रिम्स का अलग से। ये बीजेपी का नया हथकंडा दोनों को जोड़ के दिखाते हैं, अरे देखिए एकदम नॉर्मल सी आ गया है।
तो वो गलत बात है। दूसरी बात, जम्मू में पिछले 1 साल में, और फिर जलील साहब और शाहिद साहब मुझे करेक्ट करेंगे, 60 जवान को मारा गया है। इसका मतलब जम्मू डिस्टर्ब्ड है। तो ये क्लेम कि हमने चेंज कर दिया, स्टेटहुड हटा दिया, उसके बाद हमने आर्टिकल 370 कर दिया तो इंप्रूव कर गया, यह बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है बीजेपी का। इनफैक्ट मेरे अनुसार 2019 अगस्त 2019 के बाद सिचुएशन वर्स हो गया है। हर मामले में अनएम्प्लॉयमेंट इतना हाई है, करप्शन इतना हाई है। फिर अगेन मैं ये दिल्ली से व्यू दे रहा हूं, इसको जलील साहब और शाहिद साहब यदि इसको मतलब कॉम्प्लीमेंट करें या बताएं कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं, तो सिचुएशन वर्स है। हर मामले में कोई एक इशू नहीं है जिसमें कश्मीर में इंप्रूवमेंट है। तो ये बड़ा अच्छा, आई थिंक शाहिद साहब ने कहा, शाहिद सलीम कि बीजेपी शायद जो ये स्पेकुलेशन है कि 28 से 30 सीट जम्मू में शायद मतलब एडवांटेजियस पोजीशन में है, हो सकता है ये भी ना हो, तो बहुत अच्छी बात है। और राम माधव के साथ है क्या कि वो हसीब द्राबू के साथ मिलके, पीडीपी के साथ मिलके जो 3 साल एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ द बॉक्स फॉर्मूला करके उन्होंने जो एक तरह से 3 साल सरकार चलाया, और कहते थे कि भाई हमेशा एक जमाने में पीडीपी को वो मानते थे कि वो भी सेपरेटिस्ट है, और उसी के साथ मिलके जो है उन्होंने एक अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस करके, और जहां से भी फंडिंग आया हो, फंडिंग का सोर्स हमें पता नहीं, तो उससे जो चलाए, तो उसलिए उनका पैठ है संघ के अंदर। नॉर्थ ईस्ट में भी आपको याद है, नागालैंड में, असम में, मणिपुर में, त्रिपुरा में राम माधव भी ब्रोकरिंग करते थे सारा डील बीजेपी का। तो वहां भी असम में चुनाव जीत लिए थे, तो हुआ कि भाई राम माधव बहुत बड़े शेरशाह सूरी हैं। बट चक्कर ये है कि वो जहां जाते हैं ऐसा फेलियर्स हुआ कि बीजेपी उनको हटा दिया था, वापस चले गए थे, खाली फॉरेन अफेयर्स में अपना जो है वो करते रहते थे सेमिनारिंग वगैरह। बट दोबारा उनको लाया गया है, बीजेपी के पास और कोई चॉइस नहीं है, संघ जो है हावी हो गया है। और इस नए संदर्भ में मेरे अनुसार देखिए एक चीज बहुत अच्छा है कि चुनाव हो रहा है। 10 साल से मतलब देयर वाज नो इलेक्टेड गवर्नमेंट इन कश्मीर, है ना। ये एक अच्छी बात है, ये एक होप की बात है। लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि जम के टर्नआउट बढ़ा, तो ये भी एक अच्छी बात है कि एक तरह से यदि असेंबली चुनाव सक्सेसफुली हो तो इससे एक नया पूरा डायमेंशन पॉलिटिक्स का उभरेगा। और शायद ये सब जो हो रहा है टेररिज्म जम्मू इलाके में, या ये जो करप्शन हो रहा है, या अनएम्प्लॉयमेंट इशू है, इसको जो है स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद जो नया सरकार आएगा उसको लेके टैकल करेगा। तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है। पर ये जो बीजेपी का, पहले तो बीजेपी सोच रही थी चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, पर अब जम्मू में ये उसके बाद रियलिटी ये है कि स्पेकुलेशन मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा डिमार्केशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज का डिलिमिटेशन के कारण बदल गया है। तो आप यदि पहले सर्वे किए तो वो सर्वे गलत प्रूव हो जाएगा, सारा डिलिमिटेशन कर करके। और डिलिमिटेशन का एक ही पर्पस होता है, ये रूलिंग पार्टी को किस तरह से जिताएं। तो ये सारा हथकंडा उन्होंने किया है। बट अभी अगेन जलील साहब बताएंगे, शाहिद साहब बताएंगे। एक क्वेश्चन आपसे, हमारे एक दर्शक का, मैं बीच में बोल रहा हूं। अजीत झा सर, योर कमेंट ऑन मोदीज स्टेटमेंट इन पोलैंड that India had maintained distances from all nations earlier. कांग्रेस गवर्नमेंट का रेफरेंस था, एंड नाउ इंडिया हैज ग्रेट रिलेशंस विद ऑल कंट्रीज, प्लीज कमेंट। उनका कहना था कांग्रेस के समय तो हमारा कोई संबंध था नहीं, अब मोदी जी ने सबसे संबंध बनाया है। थोड़ा एक बहुत संक्षेप में इस पे कमेंट कर दीजिएगा, फिर मैं हरशंकर भाई साहब के पास जाऊं। तो सबसे अच्छा तो आंसर अपने नेबरहुड में ही देख लें। पाकिस्तान को बुलाए थे मोदी जी तो वो रिश्ता खराब हो गया। बांग्लादेश में
इंदिरा गांधी ने एस्टैब्लिश किया था रिलेशनशिप, तो वो भी खत्म हो गया। तो ये जो है, ये जो भी आप ले ले, अपना जो भी नेबरहुड में जितने नेबर्स हैं उनके साथ सारा रिश्ता तो मोदी जी के ही कारण बर्बाद हुआ है, आधा, है ना। श्रीलंका ले लीजिए, आप कोई भी राज्य ले लीजिए, अच्छा चाइना के साथ ले लीजिए, चाइना के साथ इनफैक्ट एनडीए के समय में वाजपेयी जी ने इतना बढ़िया एस्टैब्लिश किया था, उसको भी इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये तो मतलब ही इज ए डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल लिंक्स। और अभी दोनों जो हैं, अजीत डोभाल साहब और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, दे आर प्रूविंग टू बी द बिगेस्ट लायबिलिटी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यही मेरा जवाब है उनके सवाल पर।